कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अभिशाप। यह टॉपिक ही अपने आप में क्या है कि यह आज के इस आधुनिक समाज पर क्या करता है, एक दाग लगा देता है कि आज के इस सदी में 21वीं सदी में कन्याओं की हत्या हुई, भ्रूण के रूप में हत्या, वास्तव में एक सामाजिक अभिशाप है। आखिर ये भ्रूण हत्याएं क्यों की जाती हैं, कन्या भ्रूण हत्या क्यों की जाती है, इसके हम लोग ऐतिहासिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, ये 3 कारणों में अगर समझ जाएं तो इस भ्रूण हत्या को हम लोग बढ़िया से पढ़ सकते हैं। भौगोलिक कारण नहीं हो सकता सर? तो बताएंगे, उसके में बताएंगे हम। किसी भी भौगोलिक प्रदेश में यह नहीं कहा जाता है कि महिलाओं की हत्या कर दो। एक समाज होता है जिस समाज में महिलाओं को अभिशप्त माना जाता है। कोई भी प्रदेश सबके लिए एक समान बनाया गया है और उस प्रदेश के लोग अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग भौगोलिक कारण नहीं कर सकते हैं। देखिए, इतिहास में, ऐतिहासिक कारण मतलब इतिहास में आपको लगता है कि कन्याओं को भ्रूण हत्या की जाती थी? कहाँ इतिहास में देखा गया है? यह इतिहास बहुत पुराना है। हम लोग चलिए बहुत पहले से आते हैं। सतयुग का नाम सुने हैं? सतयुग में क्या होता था? देवता और दानव। सतयुग में देवता और दानव 2 दूर अलग अलग प्रदेशों में रहते थे। एक तो दैवलोक था और एक क्या था? देवलोक था। देवलोक और असुरलोक सतयुग में। तो उस समय जब असुरों से कन्याएं दूर रहती थीं तो कोई मतलब नहीं था कि कन्याएं असुरक्षित हैं, सुरक्षित रहती थीं। उसके बाद आता है त्रेता। त्रेता में कौन सा हुआ है? रामायण हुआ है। रामायण में धरती पर ही असुर और धरती पर ही देवता रहने का वास का प्रमाण मिला है ना। राम देवता थे तो रावण क्या था? असुर था। दोनों पृथ्वी लोक पर ही थे। द्वापर युग में आप देखिएगा, जिसमें द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, तो असुर प्रवृत्ति के लोग और दैव प्रवृत्ति के लोग एक ही परिवार में रहते थे द्वापर में। और कलयुग में असुर प्रवृत्ति के लोग और दैव प्रवृत्ति के लोग दोनों एक ही शरीर में वास करते हैं। एक शरीर के अंदर ही देव भी है और असुर भी है। तो सबसे बेसी जो असुरक्षा की भावना कब चली आई? द्वापर के बाद से। लेकिन द्वापर में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि कन्याओं की भ्रूण हत्या की गई है। कन्याएं विदुष पढ़ती लिखती थीं। कलयुग में अगर हम लोग बात करें किसके युग की, कि किस युग में क्या हुआ, मनुष्य जब आदिम युग के बनकर आया तो एक स्त्री और पुरुष ने जन्म जब लेना शुरू किया, कन्वर्ट हुए, तो उनमें कोई विद्वेष नहीं थी। स्त्री स्वतंत्र है, पुरुष स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को बोलने नहीं आता था, दोनों को पढ़ने नहीं आता, सब समानता, कोई दिक्कत नहीं थी। चलते आया। बात करते हैं सभ्यताओं की। मिस्र की सभ्यता हो, बेबीलोन की सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, कहीं पर महिलाओं से अत्याचार की बात नहीं की गई है। कहीं आपने जिक्र पढ़ा है आज तक कि महिलाओं से सिंधु घाटी सभ्यता में अत्याचार किया गया? कुछ किया गया? कहीं पढ़ने देखने को नहीं मिलता है। महिलाओं का स्नानागार, बड़े स्नानागार की बात मिलती है। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए स्नानागार बनाया गया। लेकिन इन भ्रूण हत्याओं महिला को कब अभिशाप माना जाने लगा? अब बात आती है कि भारत के इतिहास में आते हैं, तो भारत में हम लोग ब्राह्मण युग में आते हैं। तो ब्राह्मण युग में कई विदेशी कन्याएं, ऋग्वेद में भी महिलाएं यज्ञ में बराबर का भागीदार थी, पढ़े हैं ना। वैदिक युग में, यजुर्वेद में, जब कोई यज्ञ करना हो तो महिलाएं और पुरुष की समानता, भागीदारी जरूरी होती थी। तो पूरे ऋग्वैदिक युग में, वैदिक युग में महिलाओं को एकदम बिल्कुल ही समान अधिकार था। वैदिक युग के बाद हम लोग आते हैं किस युग में? ब्राह्मण युग कहें या जनपद युग कहें। तो ब्राह्मण युग में जब हम लोग चले आते हैं तो ब्राह्मण युग में भी ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि महिलाओं को पढ़ने के लिए अभिशप्त किया गया है। हाँ, यहां से एक बात आती है कि जब ब्राह्मण युग में जाति के आधार पर समाज और धर्म बट गया, माने जो जातियां बट गई, काम के आधार पर के, ब्राह्मण युग में जब कर्म के आधार पर जातियां बट गई, तो इसमें हुआ कि विशेष कुल के लोग, विशेष प्रवृत्ति के लोग ही विद्या अध्ययन करेंगे और दूसरे नहीं करेंगे। यहां से विशेष परिवारों, महिलाओं का क्या होता चला गया? पिछड़ेपन होता चला गया।
लेकिन यहां पर भी महिलाओं को बोझ नहीं माना गया, अभिशप्त नहीं माना गया और महिलाओं की भ्रूण हत्या की बात नहीं की गई। ब्राह्मण युग में हम लोग जनपद युग में आते हैं। मगध महाजनपद या दूसरी जनपदों में किसी भी जनपद में महिलाओं को निकृष्ट नहीं माना गया। ये अलग बात थी कि कुछ वेदों में, पुराणों में कहा गया कि महिलाएं कुछ समय के लिए शारीरिक रूप से वो शुद्धता उनमें नहीं होती है, तो यह काम उस समय नहीं करना चाहिए, ये चर्चा थी। अब हम लोग बात आते हैं कि अब देखिए, अब बात यहां पर आ गई जनपद युग में। अब आप मौर्य काल में आइए। मौर्य काल में कभी महिलाओं को कभी कहीं घेर के नहीं रखा गया है। मौर्य काल के बाद और बढ़िया काल में आइए, जो ब्राह्मण कर्ण वही सब थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दक्षिण भारत में हमेशा महिलाओं को समान ही किया गया है। गुप्त काल में भी महिलाओं को समान दिया गया है, वर्धन काल में भी समान दिया गया है। गुप्त काल में महिलाओं को कुछ जगह पर बंदिशें लगाई गई थी। पुरुष प्रधान समाज था ही, लेकिन भ्रूण हत्या की बात मिलती है कहीं मिल नहीं मिले। महिलाओं को बराबरी के भागीदार नहीं दिया गया था, बात सही है। उसके बाद वर्धन काल में भी आइए, तब वर्धन काल में भी महिलाओं को पढ़ने के लिए, ये अलग बात है कि पहले ही बता चुका था कि विशेष धर्म के लोगों को पढ़ने का अधिकार को ब्राह्मणों ने वंचित कर दिया था। अब जब हम वर्धन काल में आते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय जैसी बात होती है, तो वहाँ पुरुष को ही पढ़ने की प्रधानता थी, महिलाएं की बात नहीं मिलती है। लेकिन हत्या जैसी बात नहीं थी। आखिर महिलाओं की हत्या के पीछे कोई ऐतिहासिक कारण अगर देखा जाता है तो वो कारण तब हैं जब महिलाओं को शारीरिक रूप से उनका शोषण करना शुरू कर दिया गया। तो कुछ लोग उसे अपनी इज्जत और आबरू पर आघात करना शुरू कर दिए। ये तब से हुआ जब से भारत में मुगलों का आगमन प्रारंभ हुआ। मुहम्मद बिन कासिम से लेकर के जितने भी बड़े आक्रमण हुए, तो न सिर्फ भारत में रहने वाले, हम लोग भारत की बात करते हैं, भारत में रहने वाले लोगों की हत्याएं की गई, धन जन को छीना गया, बल्कि महिलाओं को भी जबरन कब्जा करके अपने साथ ले जाया गया और सैनिक छावनियों में ले जाया गया। ये आज भी होता है कुछ किसी देश में। जैसे जो आतंकवादी संगठन है, तो आसपास की महिलाओं को इसलिए पकड़ के ले जाते हैं कि वे उनके सैनिकों का मन बहलाव कर सके। तो इसलिए कुछ परिवार जो कमजोर होते हैं, चाहते हैं कि नहीं हम पुत्री विहीन रहेंगे, वो ठीक है। तो पुत्री विहीन रहेंगे, ठीक है। तो उस समय बात नहीं थी कि भ्रूण के अंदर हत्या कर दी गई। बहुत जगह प्रमाण मिलती है कि बच्ची पैदा हुई, लोग उसको नमक चटा दिए या पत्थर पटक दिए, ऐसी बात आती थी सामने। लेकिन भ्रूण हत्या जहां तक बात है, ये भ्रूण हत्या इस आधुनिक साइंस का देन है कि नहीं है? गर्भ के अंदर बेटा हो या बेटी हो, गर्भ के अंदर बेटा है कि बेटी है, पुरुष है कि महिला है, इसकी पहचान हमारे इस आधुनिक विज्ञान युग का देन है। और इस आधुनिक विज्ञान युग में यह प्रशासनिक फेलियर है और महिलाओं के प्रति असुरक्षा की जो भावना है, वही भ्रूण हत्या को आगे बढ़ाता है। अब आप देखिए कि जब तक आप लोग को बहुत अरसे से पता होगा कि आखिर ये भ्रूण हत्याओं का दौर चला कब से। सोनोग्राफी या हम लोग बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो हम लोग करना शुरू कर दिए, और साइंस हमारे लिए वरदान साबित हुआ है, वहीं साइंस किसी ऊपर क्या हुआ? अभिशाप। यह जो अभिशाप लगा है, यह किसका देन है? कोई भी ऐसा ज्योतिषा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो महिलाओं के गर्भ के अंदर बता सके कि वहां पर पुत्री है कि पुत्र है। लेकिन पिछले 20 वर्षों में, पिछले 20-25 वर्षों से तरह से साइंस डेवलप हुआ है, और वह पेट के अल्ट्रासाउंड करने के बहाने जब उसको अंदर पता चल गया कि पुरुष है कि महिला है, तो खुशी के लिए ही बताना शुरू कर दिया। और जिस व्यक्ति को जरूरी नहीं था, जिस व्यक्ति को पुत्रियां जरूरी नहीं थी, उन पर भार था, बोझ था, वे भ्रूण हत्याएं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कन्या हत्या की बात नहीं की जा रही है, कन्या भ्रूण हत्या की बात की जा रही है। अगर दोनों को हम लोग अलग अलग बात मान लें, कन्या को अलग मान लें और भ्रूण को अलग मान लें, तो इसमें बहुत बड़ा पहलू हो सकता है। राजस्थान जैसे देश में, राजस्थान जैसे राज्य में, हरियाणा जैसे राज्य में महिलाओं की संख्या सबसे कम है। ये बिल्कुल ही राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा है, ये पुरुष प्रधान समाज है। और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब भारतीय इतिहास में लड़ाइयों में भाग लेने वाले सबसे अग्रणी राज्यों में से एक था। जब राजस्थान में देखा जाए कि जब राजा जब हार जाते थे तो क्या होता था? जौहर की बात होती थी। तो इसलिए कुछ राजा ऐसे होते थे कि अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए ना शादी करते थे और ना बच्चे पैदा करते थे। यहां से कन्याओं की शक्ति कम की गई। लेकिन जहां तक सीधे भ्रूण की बात आ गई, तो भ्रूण तो इस आधुनिक विज्ञान का युग है, आधुनिक साइंस का देन है कि पहचान की जाने लगी। अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग
जो इस पर निबंध लिख सकते हैं, लिखा सकते हैं, वैसे लोग भी कुछ समय अपने आप को विचलित करके वो भी भ्रूण हत्या करने के लिए बाध्य अपने आप को कर लेते हैं। सामाजिक दबाव के कारण, नहीं तुम्हारी लड़कियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, तुम्हारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अब अगर चाहिए तो बच्चे लड़कियों को भ्रूण हत्या कर दो। तो ये ऐतिहासिक प्रवृत्ति जो है, इसमें बहुत कम कन्या हत्या की बात आती है। किसकी बात आती है? कन्या हत्या। और इतिहास में देखा जाए तो आज से 25 वर्ष पहले ही लगभग क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। सामाजिक कारण सबसे बड़ा आज का समय जो सामाजिक कारण है, तो सामाजिक कारणों से कन्या भ्रूण हत्या होती है। कुछ हमारे ऐसे विशेष समाज होता है, जो मैंने आपको नाम लिया, राजस्थान का नाम लिया। कुछ राजस्थान में ऐसी जाति के लोग हैं जो अपने घर में एक पुत्री को भी नहीं चाहते। भ्रूण हत्या में पहचान हुई तो हुई, अगर बेटी पैदा हो गई तो उसे जो कहीं हटा देगा या सही मार देगा। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन राजस्थान में एक परिवार और तबका ऐसा है। हरियाणा में एक बहुत बड़ा ऐसा समाज है जो महिलाओं को इतने बंदिशें लगा देता है। वो अलग बात है कि आज के वर्तमान युग में हरियाणा की कई जो महिला पहलवान हैं और हॉकी खिलाड़ी हरियाणा पंजाब का देन है कि महिलाएं आती हैं, लेकिन इसी समाज में ऐसे कितने ऐसे परिवार और समाज हैं जो स्त्री को और लड़की को अपने घर में तो नहीं चाहता, पुत्री के रूप में तो नहीं चाहता, लेकिन बहू के रूप में चाहता है, पत्नी के रूप में चाहता है, लेकिन बेटी के रूप में नहीं चाहता। तो ऐसे कई ऐसे समाज हैं कि जहां पर महिलाओं की आज भी भ्रूण हत्या की जा रही है। भले इस पर पूर्ण पाबंदी तो लगा दिया गया है, लेकिन हत्याएं आज भी क्या हो रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा डेटा है। हालांकि निबंध में कभी डेटा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन अगर सर्वे करेंगे तो बहुत ज्यादा भ्रूण हत्याएं वर्तमान समय की ही देन है। 2001 से लेकर 2018-20 तक का रिपोर्ट अगर देखा जाए तो इसी काल में सबसे अधिक भ्रूण हत्याएं हुई हैं। धार्मिक कारण, जैसे मैंने पहले ही बताया कि समाज में ही धर्म होता है, तो किसी विशेष धर्म के लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि नहीं, ये महिलाएं जो होती हैं से हमारे धर्म में सुरक्षित नहीं है। दूसरे धर्म वाले इनको डाइवर्ट कर देते हैं या उठा के लेके चले जाते हैं। इसको इतिहास से जोड़ सकते हैं, अरबों के आक्रमण से जोड़ सकते हैं। हिंदू धर्म के लोग एक बार लड़ने लगे, नहीं लड़कियां हमारे लिए अभिशाप बनती जा रही हैं, वो लड़कियों को गला घोटने लगे। हालांकि वो भी भ्रूण हत्या नहीं थी, लेकिन आज वो मानसिकता चली आ रही कि नहीं, हमारे घर में अगर लड़की है तो हमारे पास ये संकट पैदा हो रहे। मानसिकता आज भी उनकी क्या हुई है? बनी हुई है। लेकिन वास्तविक भ्रूण हत्या देन किसका है? समाज का। आज का वर्तमान है आर्थिक कारण। देखिए, ये बहुत आर्थिक कारण जो है, ये सबसे बड़े महिलाओं को भ्रूण हत्या में भागीदार बनता जा रहा है। समाज का मध्यम वर्ग में सबसे ज्यादा, इस वर्ग में गरीबों में कोई दिक्कत नहीं है। समाज का मध्यम वर्ग जो मध्यम वर्ग में जो निम्न स्तरीय मध्यम वर्ग है, जो मिडिल स्तरीय मध्यम वर्ग है, जहां पर दिखावा ज्यादा है, ऐसे समाज के लोग लड़कियों को अपने जीवन पर, अपने अर्थव्यवस्था पर एक भार स्वरूप मानते हैं। और यह भी निकला है इस सामाजिकरण से जो दहेज प्रथा है। कौन प्रथा है? दहेज प्रथा। उनको लगता है कि हमारे यहाँ अगर एक से ज्यादा लड़कियां पैदा हो गई तो हम कैसे इनका शादी ब्याह कर पाएंगे, कहां से इतना धन दौलत दे पाएंगे, कहां से तिलक दहेज दे पाएंगे, इनका लालन पालन तो हम कर लेंगे। कि कोई भी पिता हो चाहे माता हो, उनके लिए अपने पुत्र तब तक भार नहीं होते हैं जब तक उसके लिए कुछ विशेष आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ जाती हैं। एक लड़का को पढ़ाने लिखाने में वो अपने खेत तक बेच देते हैं, लेकिन जैसे ही एक लड़की को सिर्फ शादी करने की बात आती है तो सारा गुंजाइश और सामंजस्य उसी में देखने लग जाते हैं। और इस आधार पर क्या होता है कि वह चाहते हैं कि हम पुत्री विहीन ही रहें, तो हमारा जीवन अपन क्या हो जा रहा है। आज भी हमारे एक सर्वे रिपोर्ट है, मैं आपको पॉपुलेशन डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, कि जब सर्वे की गई कि कितने ऐसे लोग हों जो केवल पुरुष बच्चा को ही चाहते हैं, मैंने केवल लड़का चाहते हैं, इसमें से अधिकांश लोग थे जो केवल चाहते हैं कि हमारा बेटा हो। आज भी आपके समाज में जिनका केवल बेटा ही होता है, वो मूंछ पर ताव दे के चलते हैं कि हमारा तो बस 2 बेटा है दिए हैं, उनके अंदर एक गुलगुलापन दिखेगा। आज जिनकी केवल 2 बेटी ही हो, चाहे एक बेटा हो और एक बेटा के अतिरिक्त कई 3-4 चाहे 2-4 बेटियां हो जा, उनको समाज कहते उसको चिंता है ना है। दूसरा कहते कि यार तुम्हारा तो 3 बेटी है, कैसा करेगा। ये समाज का देन है, और इस समाज से ही इसको इतना भार बना दिया गया है कि पिता या माता उसे अपनी अर्थव्यवस्था पर बोझ समझने लगती है। ठीक है ना। तो अब बात सीधे आती है कि जो भ्रूण हत्या है, तो भ्रूण हत्या, अगर हम लोग कन्या भ्रूण हत्या की बात करेंगे, तो जैसे ही भ्रूण की पहचान हुई,
तो भ्रूण की पहचान के एज से ही कन्या भ्रूण हत्या सर्वाधिक करने का या होने का खबर मिलता है या इसके प्रमाण ज्यादा मिलते हैं। बात समझ रही है? तो आइए इस पर निबंध कैसे लिखा जाए मैं आपको इस पर बताता हूं। मैं आपको स्टार्टिंग समझा दूंगा, लिखवा दूंगा एक पैरा में। देखिए, कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अभिशाप। तो एक सामाजिक अभिशाप है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग पैटर्न समझें। हमारे देश में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की कम होती संख्या चिंता का क्या है? विषय है। घटता लिंगानुपात वर्तमान की एक ज्वलंत समस्या बन चुका है। इस समय स्त्रियों की कमी का मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या को माना जा रहा है। भारत की भौगोलिक स्थिति, यहाँ का सामाजिक ताना बाना और जातीय व्यवस्था, धर्म में विभिन्नता इत्यादि कारकों को लिंगानुपात में अंतर के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कन्या भ्रूण हत्या कोई समस्या नहीं बल्कि समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, देखें ना यहाँ पर जो आर्थिकरण है, दहेज प्रथा तथा अन्य प्रकार की संकुचित सामाजिक सोच का ही क्या है? परिणाम है। इस अभिशाप को जन्म देने में प्रायः कन्या के माता पिता, दादा दादी, नाना और नानी की सहमति शामिल होती है। भारत में गर्भ में कन्या की हत्या करने का प्रचलन 20 साल पहले आया। क्यों आया? ये आधुनिक काल का देन है। 20 साल पहले, इसे मैंने 2000 से मान सकते हैं, पहले आया। यह सिलसिला तब प्रारंभ हुआ जब देश में गर्भ में भ्रूण की पहचान कर सकने वाली अल्ट्रासाउंड मशीन का चिकित्सीय उपयोग प्रारंभ हुआ है। वास्तविक रूप से पश्चिम के वैज्ञानिकों ने इस मशीन का आविष्कार गर्भ में पल रहे बच्चे तथा लोगों के पेट में दोषों की पहचान माने इलाज करने के लिए किया गया था। भारत के निजी चिकित्सालयों ने भी इस मशीन का इसी प्रकार से उपयोग करने और आम आदमी के जीवन को चिकित्सीय लाभ से लाभान्वित करने के लिए संकल्प के साथ अपनाया था। इस प्रकार अल्ट्रासाउंड मशीन बुरी नहीं थी, परंतु इसके दुरुपयोग के चलते गर्भ में बच्चों का लिंग परीक्षण कराकर कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन प्रारंभ हुआ और इसमें समाज की स्थिति बहुत ही विकृत हो गई। आपको मैं लिखाता हूं, फर्स्ट तरह लिखिए। इस निबंध को कैसे लिखेंगे? लिखिएगा, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटना अब्लिक पाप, घटना है ये अब्लिक पाप, निसंदेह ही एक सामाजिक अभिशाप है, एक सामाजिक अभिशाप है। इसमें लिखिएगा, माता के पेट में, चाहे गर्भवती महिला के पेट में, चाहे गर्भ में, गर्भवती महिला के गर्भ में, ऐसे लिखिए, गर्भवती महिला के गर्भ में भ्रूण की पहचान, भ्रूण की पहचान जब कन्या के रूप में होती है, जब कन्या के रूप में होती है और उसे गर्भ में ही, उसे गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है, उसे गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है, तो वह कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है, तो वह कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। इसका परिणाम यह है कि आज भारत की कुल जनसंख्या में, आज भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की संख्या में कमी है,
चूंकि इस कमी को दूर करने का प्रयास चूंकि इस कमी को दूर करने का प्रयास भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगातार किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, जिससे भ्रूण हत्या में, कन्या भ्रूण हत्या में तुलनात्मक रूप से, जिससे कन्या भ्रूण हत्या में तुलनात्मक रूप से कमी आई है, तुलनात्मक रूप से कमी आई है। लेकिन फिर भी 21वीं सदी में भारत जैसे देश में, 21वीं सदी में भारत जैसे देश में अगर एक भी भ्रूण हत्या होती है, एक भी कन्या भ्रूण हत्या होती है, एक भी कन्या भ्रूण हत्या होती है, तो यह ना सिर्फ समाज पर बल्कि देश पर भी कलंक है, ना सिर्फ समाज पर बल्कि देश पर भी कलंक है। पैराचेंज के लिए लिखिएगा। भ्रूण हत्याओं, कन्या भ्रूण हत्या आधुनिक समाज की देन है। कन्या भ्रूण हत्या आधुनिक समाज की देन है। पहले समाज लिखो, आधुनिक समाज की देन है। इस आधुनिक समाज में विज्ञान के नए खोज, इस आधुनिक समाज में विज्ञान के नए खोज इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेवार है। चूंकि विज्ञान, चूंकि निबंध लिखना आप लोगों को थोड़ा लंबा लिखना, चूंकि विज्ञान मनुष्य के जीवन को सरल और आसान बनाने के लिए काम करता है, मनुष्य के जीवन को सरल और आसान बनाने के लिए कार्य करता है। सरल और आसान बनाने के लिए कार्य करता है। और ऐसे ही कार्य में अल्ट्रासाउंड, ऐसे ही कार्य में अल्ट्रासाउंड जैसे यंत्र का खोज और निर्माण, यंत्र का खोज और निर्माण गर्भ के अंदर भ्रूण की देखरेख, गर्भ के अंदर भ्रूण की देखरेख और उसके समुचित विकास के इलाज के लिए किया गया था। उसके समुचित विकास के इलाज के लिए किया गया था, विकास और इलाज के लिए किया गया था, समुचित विकास और इलाज के लिए किया गया था। लेकिन यही खोज और आविष्कार आज से 20-25 वर्ष पहले
आज से 20-25 वर्ष पहले तब अभिशाप बन गया जब इसके माध्यम से भ्रूण के लिंग का पता लगाकर गर्भ में ही भ्रूण के लिंग का पता लगाकर गर्भ में ही कन्या भ्रूण की हत्या की जाने लगी। कन्या भ्रूण की हत्या की जाने लगी। कन्या भ्रूण की हत्या की जाने लगी। अब बात समझ में आई यहां पर कि शुरुआत कैसे करेंगे? ये आप सिर्फ आपको पॉइंट देगा समझने के लिए। आप अपने विचार से अगर लिखना शुरू करेंगे, टू द पॉइंट सही बात लिखेंगे तो आपको अंक पूरे मिलेंगे। आप जो मैंने बातें लिखाया इसको और अच्छे ढंग से आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से तब लिखेंगे जब इसके बारे में आप 2-4 बार इसको पढ़िएगा। जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, इसमें एक पैरा और लिखाता हूं, लिखिएगा। नहीं, एक पैरा लिखाता हूं, इसके बाद आप लोग लिखते रहिएगा, एक जरूरी है। देखिए, कन्या भ्रूण हत्या के पीछे कई कारण हैं। कन्या भ्रूण हत्या के पीछे कई कारण हैं। जिनमें आर्थिक और सामाजिक कारण जिसमें आर्थिक और सामाजिक कारण अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक कारण कन्या भ्रूण हत्या के लिए तब जिम्मेवार हो जाता है आर्थिक कारण कन्या भ्रूण हत्या के लिए तब जिम्मेवार हो जाता है जब दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा समाज में पैर पसार लेती है। और गरीब और सामान्य परिवार अपनी पुत्री का विवाह धन के अभाव अथवा कमी में बोझ के रूप में लेने लग जाता है। तब वह कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप को करने के लिए सोचने लगता है। यहां पर मतलब कर देता है, सब नहीं करते हैं, सोचने लगता है। और इसमें से कई दंपति इस कुकृत्य को कर डालते हैं। कु हर्षुकार कुकृत्य कर डालते हैं।
इसी में लिखिएगा। ऐसे कई लोग मानते हैं, ऐसे कई लोग मानते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए सर्वाधिक महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं। कन्या भ्रूण हत्या के लिए महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं। सबसे पहले दादी नानी जैसे अपने ही सगे यह कहते नजर आते हैं, चाहे कहते सुनाई पड़ते हैं, चाहे नजर आते हैं कि ज्यादा पुत्री बोझ होती है, ज्यादा पुत्री बोझ होती है। पुत्र के बिना जीवन कठिन है, पुत्र के बिना जीवन कठिन है। पुत्री बोझ है, पुत्री बोझ है। इससे इज्जत प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, इससे इज्जत प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। अतः यहीं से कन्या भ्रूण हत्या के विचार को बढ़ावा मिलता है, कन्या भ्रूण हत्या के विचार को बढ़ावा मिलता है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे विचार को बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा मिलता है और अंततः समाज में यह कुप्रथा अपना पैर पसारने लग जाती है, अपना पैर पसारने लग जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कन्या भ्रूण हत्या पर बहुत सी बातें कही गई हैं। इसमें आंकड़े दिए गए हैं, ज़्यादा आंकड़े नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत शॉर्ट आंकड़े दिए गए हैं। इसे आप लोग पीडीएफ से दे सकते हैं। और इस निबंध को आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 1000 शब्दों तक यह निबंध जाए। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष रूप में कहा गया है, ठीक है ना। इसको पढ़ने के बाद आप प्रयास कीजिएगा। और एक बात आप लोग अपना लीजिए कि जो भी चीज मैं यहां आपको पढ़ा देता हूं उसे आप लिख के दिखाने का प्रयास कीजिए। जब तक उसे आप अपने लेखनी से नहीं लिखेंगे, हमारे लिखाने से, सिखाने से और पीडीएफ भेजने से वो आपका कभी नहीं होगा। आप उसे बिल्कुल ही अपने लेखनी से ऐसे उतारें कि आप यूपीएससी एग्जाम में बैठ करके लिख रहे हो और आपके उत्तर पर आपके भविष्य का फैसला होने जा रहा हो। तब जब तक ये धारणा आपके मन में नहीं आएगी तब तक आप नहीं पढ़ पाइएगा, वहीं नहीं पढ़ के आप लोग नहीं लिख पाइएगा। तो इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक निबंध और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।